माइग्रेशन पृथ्वी का सबसे हैरतअंगेज करिश्मा और कठिन भी। और सबसे कठिन और खतरनाक माइग्रेशन होता है आकाश में। करोड़ों पक्षी निकल पड़ते हैं इस अद्भुत और महत्वपूर्ण सफर पर। इस वक्त मैं गुजरात के पश्चिमी तटवर्ती इलाके में हूं और मेरे चारों तरफ आप हजारों माइग्रेटरी पक्षी देख सकते हैं। ये हैं क्रैब प्लोवर्स जो मिडिल ईस्ट, ओमान और ईरान के कुछ हिस्सों से आए हैं। नमस्कार, धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। बर्ड माइग्रेशन इज़ अ नेचुरल फिनोमेना और ये सीजनल है। सर्दियाँ पड़ते ही लाखों हजारों की तादाद में पक्षी ठंडे मुल्कों को छोड़कर गर्मी की खोज में और भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। 26,000 फीट की ऊंचाई हिमालय को नांगते हुए बार हेडेड गीज़ हर वर्ष भारत में पहुंचती हैं। तो ये पक्षी किस प्रकार अपनी लोकेशन को डिटर्मिन करते हैं, कैसे वो जानते हैं हमें कहाँ जाना है। पर जो भी हो, 5,000 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करना ये कैसे संभव है। तो आइए नज़दीकी से देखते हैं द फिनोमेना ऑफ बर्ड माइग्रेशन। हर साल पृथ्वी के उत्तरी हिस्सों में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, लाखों पक्षी गर्म इलाकों और भोजन की खोज में अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बार हेडेड गीज टिबेटन प्लेटू को छोड़कर भारत की ओर अपना सफर शुरू कर देते हैं। इस सफर के दौरान उन्हें कई खतरनाक माउंटेन पासेस और तेज बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। 26,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची चोटियों को पार करते हुए दिन और रात के सफर के बाद ये हिमाचल में पौंग डैम, लद्दाख में सोकर और भारत के कई अन्य इलाकों में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में डेमोइसल क्रेन यानी कूर्जा की तेज गूंज अपने आगमन की सूचना देती है। डेमोइसल क्रेन्स मंगोलिया की खुर्क वैली से आते हैं। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके अपनी सर्दियों के आवास राजस्थान के खीचन गांव पहुंचते हैं। हर वर्ष अमूर फॉल्कन साइबेरिया और मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की ओर निकल पड़ते हैं। इनके सफर का पहला भाग या स्टॉप ओवर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड में पड़ता है। माइग्रेटोरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी एक अंतरराष्ट्रीय विरासत है। पृथ्वी के भ्रमण का ये चक्र हजारों साल से चलता आ रहा है। माइग्रेशन के लिए पक्षी कुछ खास रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें फ्लाईवेज कहा जाता है। फ्लाईवेज पक्षियों द्वारा सोच समझकर चुने गए मार्ग हैं जहां रास्ते में ये पक्षी रुकते हैं, आराम करके और खुराक लेकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। बदलते मौसम के साथ हवाओं का रुख भी बदलता है। कई जगह पर पक्षी इन एयर करंट्स का सहारा लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे 9 बड़े फ्लाईवेज की पहचान की गई है जो 80 देशों से होकर गुजरते हैं। भारत उन 30 देशों में से एक है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। फ्लाईवे पक्षियों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पक्षियों के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे काफी अहम है क्योंकि इसमें पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जिनमें से 180 से भी ज्यादा प्रजातियां हर साल भारत आती हैं। 2018 में भारत ने सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान लागू किया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने फ्लाईवे का नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। इससे न सिर्फ हम इन प्रजातियों को बचाएंगे बल्कि साथ साथ इनके पर्यावासों को भी बचा पाएंगे। इसी के साथ भारत नेशनल एक्शन प्लान बनाने में बाकी देशों को भी एक मार्गदर्शन दे सकता है। भारत इन पक्षियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। देश में 450 से भी अधिक प्रवासी प्रजातियां पाई गई हैं। विश्व भर में हजारों बर्ड वॉचर्स इस सालाना माइग्रेशन को देखने भारत पहुंचते हैं।
इससे लोकल कम्युनिटीज को आजीविका के साधन मिलते हैं और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। केवलादेव नेशनल पार्क को पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और ये भारत के सबसे पुराने प्रोटेक्टेड इलाकों में से एक है। 1850 में यह भरतपुर के महाराजा का डक शूटिंग रिजर्व था। 1981 में इसे रैमसर साइट का दर्जा दिया गया और 1985 में यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। भरतपुर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर वर्ष भरतपुर विभिन्न माइग्रेटोरी बर्ड्स की आवाजों से गूंज उठता है। यहां पहले साइबेरियन क्रेन्स भी आते थे और 5 महीने रुककर अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे। पक्षी हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमारी फसलों को पॉलिनेट करते हैं और मछलियों के अंडों को दूसरे जल भंडारों और हैबिटेट्स तक पहुंचाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इनकी बीट यानी बर्ड ड्रॉपिंग झीलों, जल भंडारों और जंगलों में खाद का काम करती है। किसानों के दोस्त ये पक्षी प्राकृतिक कीटनाशक हैं। ये खेतों से चूहों और हानिकारक कीटों को खत्म कर देते हैं। ये टर्माइट्स पर भी नियंत्रण रखते हैं। पर विशेषज्ञ चिंता में हैं। पक्षियों की तादाद घट रही है। इसके कई कारण हैं। पक्षियों के पर्यावासों का घटना, प्लास्टिक वेस्ट से प्रदूषण और कई इंसानी गतिविधियां। प्रवासी पक्षी ज्यादातर वेटलैंड्स यानी नम भूमि में रहते हैं। ये जिन जगहों पर रुकते हैं, अगर वो प्रदूषित हों तो वहां जल प्रदूषण से इनकी मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। प्रदूषण कहीं भी हो, वो कैचमेंट एरिया में पहुंच जाता है और सभी जीवों के लिए खतरनाक है। बहुत से पक्षी प्लास्टिक पैलेट्स को निगल जाते हैं और भोजन समझकर अपने बच्चों को भी खिला देते हैं, जिससे अक्सर इन पक्षियों की मौत हो जाती है। करीब 1 दशक पहले भारत में भारी संख्या में अमूर फॉल्कन्स का शिकार हो रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक हर वर्ष सिर्फ नागालैंड में ही 1.5 से 2 लाख अमूर फॉल्कन्स मारे जाते थे। लेकिन आज नागालैंड अमूर फॉल्कन्स के लिए एक सुरक्षित जगह बन चुका है और आज दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले नागालैंड में अमूर फॉल्कन्स की तादाद बढ़ गई है। अमूर अनोखे पक्षी हैं। ये अपने माइग्रेशन के लिए एक एलिप्टिकल पाथ अपनाते हैं। लाखों की तादाद में मंगोलिया से उड़ते हुए ये पक्षी भारत के पूर्वी तट से गुजरते हैं और भारत इनके लिए एक स्टॉप ओवर है। यहां से ये दक्षिणी अफ्रीका की तरफ जाते हैं और वापसी में एक अलग रास्ते से गुजरात से होते हुए लौटते हैं। ये मॉनसून की हवाओं का इंतजार करते हैं। यहां तेज हवाएं इन्हें ज्यादा दूरी तय करने में सहायता करती हैं। मात्र 100 से 200 ग्राम का ये पक्षी विंड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करते हुए हर साल लगभग 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करता है और ये विश्व का सबसे लंबा माइग्रेशन है। अमूर पक्षी इस बात की कमाल की मिसाल हैं कि कैसे हवा इन्हें उड़ने में मदद करती है, खासकर तब जब ये उत्तर पूर्व भारत से सोमालिया जा रहे होते हैं और इन्हें समुद्र को पार करना पड़ता है। अमूर फॉल्कन्स के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पिछले करीब 1 दशक से अमूर और इसके माइग्रेशन पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं। पिछले 7 साल के दौरान इन्होंने करीब 15 अमूर्स को टैग किया है और ये एक बहुत ही अहम काम है। पक्षियों की टैगिंग करने से साइंटिस्ट्स माइग्रेशन से जुड़े उनके व्यवहार को स्टडी कर पाते हैं। अमूर फॉल्कन्स के माइग्रेशन वाले रास्तों को समझना और इनके कॉन्जर्वेशन के काम में लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना बहुत जरूरी है
तभी इस प्रजाति को संरक्षण मिलेगा। जागरूकता के साथ साथ इसके माइग्रेशन के रास्ते में पड़ने वाले देशों के बीच आपसी समझबूझ बनाना जरूरी है। अमूर फाल्कन को बचाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे इस पक्षी का भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से, खासकर नागालैंड और मणिपुर में ऐसे कई गांव हैं जिन्होंने अमूर को बचाना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने जमीन के कुछ हिस्सों को इन पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया है ताकि ये अपने घोंसले बना सकें। ये संरक्षण से जुड़ी कामयाबी की एक ऐसी कहानी है जिससे हर कोई खुद को जोड़ पा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं राजस्थान में बसे एक छोटे से गांव खीचन में। इस वीरान स्थल को डैमोसेल क्रेन ने अपना विंटर होम बना लिया। सेमी एरिड जोन में बसा है गांव खीचन। यहां वर्षा न के बराबर होती है। अनाज और पानी मिलना आसान नहीं, लेकिन डैमोसेल क्रेन यहां आना पसंद करते हैं। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां के निवासियों ने कई वर्ष पहले कुछ डैमोसेल क्रेन्स के लिए अनाज और पानी उपलब्ध कराया। धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई और आज यहां पर क्रेन्स के लिए एक ग्रेन स्टोर बना दिया गया है। स्थानीय लोग मिलकर अनाज इकट्ठा करते हैं और इनके बचाव के लिए चारों तरफ छोटी दीवार भी बना दी गई है। इस साल 35,000 से डैमोसेल क्रेन्स खीचन आए। हर सुबह वॉलंटियर्स फीडिंग ग्राउंड में अनाज फैला देते हैं। डैमोसेल क्रेन्स का झुंड लहरों में आता है और चुग्गा खाने के बाद गांव के तालाब की तरफ निकल पड़ता है। इस वक्त जो आवाज मेरे इर्द गिर्द आप सुन रहे हैं वो डैमोसेल क्रेन्स की हैं और हर वर्ष ये भारी तादाद में साइबेरिया, मंगोलिया से आती हैं 5,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर इस गांव में। और सवाल ये है कि इस वीरान स्थल में जहाँ जल भी सीमित है और भोजन भी सीमित है, ये क्यों आती हैं? यहाँ का स्नेह या जो संरक्षण जो उन्हें यहाँ मिलता है। खीचन का ये फीडिंग स्टेशन पक्षियों के लिए एक लाइफलाइन है। ये इंसान और पक्षियों के बीच के रिश्ते की एक शानदार मिसाल है। हर सुबह सैकड़ों सैलानी और पक्षी प्रेमी इन पक्षियों की एक झलक पाने के लिए यहां इकट्ठा हो जाते हैं। दिन ढलने से पहले ही ये पक्षी आसपास के खेतों में कुत्तों से छिपने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सूखे खेत इनके रूस्टिंग ग्राउंड यानी विश्राम स्थल हैं और अगले दिन सुबह होते ही ये फिर खीचन से चुग्गा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। खीचन में केवल एक ही तालाब है जिस पर सिर्फ इन पक्षियों का ही नहीं बल्कि इंसानी आबादी और मवेशियों का भी दबाव है। पानी का प्रदूषण और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। पिछले साल जहरीले दाने से करीब 50 कुर्जों की मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि उसमें एक खतरनाक पेस्टिसाइड मोनोक्रोटोफॉस मौजूद था। तब सरकार ने नागरिकों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया और लोगों को समझाया कि इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना कम किया जाए ताकि इन पक्षियों को नुकसान न पहुंचे। स्थानीय लोगों की समझबूझ और सद्भाव के कारण आज खीचन में 30,000 से भी ज्यादा डैमोसेल क्रेन्स पहुंचते हैं और सर्दियों के दौरान ये इन पक्षियों के लिए एक खास गंतव्य बन गया है।
खीचन जैसा ही एक वीरान स्थल है रन ऑफ कच्छ। ये एक और मुश्किल इलाका है। 1945 में भारत के जाने माने बर्डमैन डॉक्टर सालिम अली ने अपनी खोज के दौरान कच्छ में फ्लेमिंगोज की 1 लाख से ज्यादा आबादी वाली ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की। ये एक ऐतिहासिक खोज साबित हुई। On every visit of mine to Flamingo City, I had found a few lessers scattered amongst the hordes of their larger relatives. Now here at last, hundreds of lesser flamingos with their nests and chicks. A wonderful sight, the first authentic record of their breeding in the Indian subcontinent. आज कच्छ में करीब 4 लाख फ्लेमिंगोज नजर आते हैं। ये भारत में फ्लेमिंगोज का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। इसी तरह राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी फ्लेमिंगोज की आबादियां देखी गई हैं। हालांकि यहां इनकी संख्या थोड़ी कम है। हाल ही में मुंबई शहर के बाहर भी फ्लेमिंगोज की कई आबादियां देखी गईं। कुछ दशक पहले थाने क्रीक में फ्लेमिंगोज नजर आना शुरू हुए, लेकिन ये छोटी आबादियां और कई जगहों पर देखी गई। पर पिछले कुछ वर्षों में फ्लेमिंगोज की तादाद बढ़ी है। अब मुंबई में हर साल 50,000 से भी ज्यादा फ्लेमिंगोज देखे जा रहे हैं। 2020 में सिर्फ थाने की क्रीक्स में ही इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई। साइंटिस्ट्स अब ये समझने के लिए इनके प्रवास मार्गों को स्टडी कर रहे हैं कि फ्लेमिंगोज क्यों कच्छ से भी आगे बढ़ गए हैं और इन्होंने क्यों थाने क्रीक जैसे शहरी वेटलैंड्स में अपना नया घर बना लिया है। पर एक सवाल आता है, ये आबादी कच्छ से है या ये अफ्रीका से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं? फिलहाल विशेषज्ञों द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुंबई में फ्लेमिंगोज गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मौजूद फ्लेमिंगो सिटी से आ रहे हैं, लेकिन ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। तो हो सकता है वो अफ्रीका से आ रहे हों और इसी जानकारी को पुख्ता करने के लिए BNHS ने फ्लेमिंगोज की सैटेलाइट ट्रैकिंग भी शुरू कर दी है। ठाणे क्रीक फिलहाल फ्लेमिंगो की ब्रीडिंग के लिए एकदम सही स्थिति मुहैया कराती है। इसी वजह से फ्लेमिंगोज इस शहर में हजारों की तादाद में नजर आ रहे हैं। मुंबई शहर और नवी मुंबई के बीच वाले तटीय इलाके में मैनग्रोव्स और मड फ्लैट्स, क्रीक्स और सॉल्ट पैन्स मौजूद हैं। ये सभी आहार से भरपूर नम भूमि हैबिटेट हैं और यहां हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। नवी मुंबई एक बहुत ही अहम वेटलैंड पर्यावास है। शहरी पक्षियों की प्रजातियों के दीवानों के लिए ये एक स्वर्ग जैसी जगह है। फ्लेमिंगोज के लिए ये जगह अभी एक नई खोज है। सर्दियों के दौरान मुंबई के आसपास की परिस्थिति उनके लिए एकदम सही है। यहाँ भरपेट आहार है, जगह सुरक्षित है। शायद इसीलिए साल दर साल इन पक्षियों की आबादी यहाँ बढ़ रही है। जरूरी ये हो जाता है कि ऐसे पर्यावासों को पक्षियों के लिए सिर्फ अगले कुछ साल के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। मुंबई में आने वाले फ्लेमिंगोज चाहे गुजरात से आ रहे हों या कीनिया से, यहां एक बार फिर सरकार की फ्लाईवे प्रोटेक्शन पॉलिसी इनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न सिर्फ फ्लेमिंगोज के संरक्षण में, बल्कि नम भूमि को प्रदूषण से बचाने और सस्टेनेबल बनाए रखने में भी। भारत अब नेतृत्व लेने के लिए तैयार है। फ्लाईवे से जुड़े मुद्दे को संभालने और उस पर शोध करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे का सचिवालय बना दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जहां भारत एक मजबूत भूमिका निभाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे में और इसके संरक्षण में सभी देशों का मार्गदर्शन करेगा। वेटलैंड्स और पक्षियों के ऐसे पर्यावासों की जैव विविधता को सुरक्षित रखने की जरूरत है।
अन्य जीव तो नम भूमि पर निर्भर हैं ही, परंतु हम सबका जीवन और आजीविका भी निर्भर करता है इस बहुमूल्य स्रोत पर। अगर हम पक्षियों को बचाना चाहते हैं तो हमें यह पक्का करना होगा कि वो जिन पर्यावासों का उपयोग करते हैं उनका संरक्षण हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। पृथ्वी की जनसंख्या इस वक्त 8 बिलियन है और पक्षियों की जनसंख्या 50 से 60 बिलियन। अनुमान कीजिए कि अगर हर पक्षी दिन में 8 से 15 बार बीट करता है तो 50-60 बिलियन पक्षी कितने लाख टन फर्टिलाइज़र उत्पाद करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये सब इस पृथ्वी को हरा भरा रखता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे इकोसिस्टम्स को बरकरार रखता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, फ्लाईवेज को, वेटलैंड्स को सिक्योर कर रही है, पर अब हमारी बारी है एक बदलाव लाने की, एक भागीदारी की, साथ मिलकर काम करने की। हमारे व्यवहार में लाए थोड़े प्रयास से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये मूल मंत्र है मिशन लाइफ का, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना। आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने अपने विचार, अपने ख्याल हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हमको आपके ख़तों का हरदम इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड को लेकर, एक नई दिशा में और एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, एक सिंग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? और इसका सही उत्तर है असम। और आज के विजेता हैं सुवम दास, मयंक यादव, हीरालाल मंकड़, तुषार वसाने, राहुल वंजारी। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं डॉक्टर सुनील सवाई, दत्तारे मंडके, आकाश भलावी, प्रवीण कोहली, सुबेश शर्मा, नीलेश मंकर, दीपांजलि जादव, तनिषा मनुसरी, हिमांशु शरण सिन्हा और अदिति कुमार झा। और हमारा आज का सवाल है, भारत का कौन सा स्थान डेमोजिल सारस के लिए शीतकालीन घर बन गया है? Which place in India has become a winter home for demoiselle cranes? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikare.pukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।